अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे बायो एनर्जेटिक्स। आज हमारा उसका 7th लेक्चर है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस को ही डिटेल में हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि वो क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस एंड द समरी ऑफ डार्क रिएक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ क्लोरोफिल। एक्चुअली आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं और फोटोसिंथेसिस के ऊपर इनका क्या असर हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। नॉट जस्ट फोटोसिंथेसिस, एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, इधर वो कैटाबॉलिक है या वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, कोई भी हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन, लिमिटिंग फैक्टर है क्या। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। कि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से या जिसकी एब्सेंस की वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसकी स्पीड में, उसके रेट में, उसकी इफेक्टिवनेस में चेंजिंग आए, दैट इज लिमिटिंग फैक्टर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हम एग्जांपल मेटाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों हो सकते हैं ना, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज भी करे और डिकम्पोज भी हो। तो हम फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा फोटोसिंथेसिस को इन्होंने डिस्कस किया है। तो उसमें जैसे हमें पता है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, एक लाइट इंटेंसिटी है कि लाइट इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट ज्यादा तेज होगी तो जल्दी बॉन्ड्स टूटेंगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में जल्दी एटीपी बनेगी और NADPH बनेगी और जल्दी से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या असर है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास वाटर भी है, अगर हमारे पास लाइट भी है, अगर हमारे पास टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, नॉर्मल है, जितना एक प्लांट को चाहिए उतना है, लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो आप मुझे बताएं, इज फोटोसिंथेसिस पॉसिबल? नो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और साथ लाइट, सनलाइट, और फिर हमारे पास ये ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो क्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स ही पूरे नहीं है, हमारे पास जो हमें चाहिए फैक्टर, जो हमें मटेरियल चाहिए वो ही नहीं है अवेलेबल, तो वो रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एक लिमिटिंग फैक्टर हुआ कि इसकी एब्सेंस की वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इफेक्ट हो रहा है, इसकी एब्सेंस की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए लेकिन वाटर ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब भी नहीं होगा। इसका मतलब वाटर भी हमारे पास क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये होता है लिमिटिंग फैक्टर कि कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसी चीज एनवायरनमेंट में कि जिसकी एब्सेंस की वजह से या जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से कोई भी हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इधर वो फोटोसिंथेसिस है या वो रेस्पिरेशन है, वो इफेक्ट हो। जैसे हमारी बॉडी की एग्जांपल ले ले कि फॉर एग्जांपल हम खाना खा रहे हैं, प्रॉपर्ली खा रहे हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन इनहेल प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, तो क्या हमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस नॉर्मली हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो तब हमारा जो खाना है, जो ग्लूकोज है, वो ब्रेक होगा और तब हमें उससे एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी हमारी बॉडी से। तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस में को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पर।
लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि प्लांट्स पे सनलाइट पड़ती है, तो जब सनलाइट एनर्जी प्लांट्स में पड़ती है तो वो सनलाइट एनर्जी बेसिकली क्या करती है कि प्लांट्स में एटीपी और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसको एक्साइट करती है और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैरियर्स के जरिए, तो हमें एटीपी एनर्जी मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच मिलती है। तो अगर सनलाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑब्वियसली कम होगा। अगर सनलाइट की जो इंटेंसिटी है लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी जरूरत से ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, कि जिस रेट से हो रही थी वो उसी रेट से चलेगी, नेक्स्ट जो है वो उस पर लाइट इंटेंसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का अगर हम देखें, टेम्परेचर का भी यही है, हर चीज बेसिकली नॉर्मल चाहिए होती है हमें, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। अगर टेम्परेचर का हम देखें तो कम टेम्परेचर है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट ज़ाहिर है कम होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उसकी वजह से भी जो प्लांट्स हैं उनमें उनकी इफेक्टिविटी में फर्क आएगा, कमी होगी। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं वो भी बर्न कर सकते हैं, उनमें कार्बन डाई वाटर ट्रांसपायर ज्यादा से ज्यादा होगा। ट्रांसपायरेशन जब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो फिर पानी ही नहीं रहेगा या पानी की कमी हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से टेम्परेचर भी नॉर्मल रहना चाहिए। जैसे हमने चैप्टर 6 में पढ़ा कि हर हमारे इंजाइम्स हैं बॉडी में, तो हर इंजाइम एक नॉर्मल रेंज के टेम्परेचर पर एक्ट करता है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें तो हमारे जितने भी इंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री पे इफेक्ट जो है वो अपना रेट शो करते हैं, मैक्सिमम उनका रेट होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री। जब हमें फीवर वगैरह होता है तो फीवर के केस में क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है बेसिकली 37 डिग्री। फीवर में हमें 102 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हो गया है तो उसमें फिर हमारा इंजाइम टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, फिर इसी वजह से हमारे मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाता है क्योंकि इंजाइम्स हमारे जो हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखें, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी फोटोसिंथेसिस कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा हो चुकी है, जरूरत से ज्यादा हो चुकी है प्लांट्स के अंदर, तो उस केस में क्या होता है कि प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, पोर्स जो है प्लांट के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई है, फिर उनमें वाटर एंटर नहीं हो पाता और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होता है। तो हम यही कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल है तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है या कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो तेज होगा। ये थे हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ग्लाइकोलिसिस को, क्रेब्स साइकिल को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या है। तो आज के लिए इतना ही है। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें, गूगल क्लासरूम में पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, जहां भी आप पूछना चाहें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।